नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया इन युगांडा बाय अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये न्यूज आप यहाँ पे देख पाओगे। ईएएम एस जयशंकर लॉन्चेस तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा, क्योंकि 3 दिवसीय यात्रा के ऊपर गए हुए हैं डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा की 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। इसी यात्रा के दौरान इन्होंने इस वाले प्रोजेक्ट को युगांडा के अंदर लॉन्च किया है। युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला, उसके अंदर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर इसका क्या महत्व है और नाम के बारे में जानेंगे, जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में था। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है। ये न्यूज यहाँ पे रहने वाली है। मंडे को ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग दी हिज विजिट और टू युगांडा। अब युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला, वहां पर इस प्रोग्राम को इस पहल को लॉन्च किया है। अब ये हम बात करते हैं, देखिए तुलसी घाट की बात करें तो वाराणसी के अंदर वैसे तो बहुत सारे घाट है गंगा के किनारे, लेकिन उन्हीं में से एक पवित्र घाट बताया जाता है तुलसी घाट। अभी पवित्र इसलिए बताया जाता है क्योंकि तुलसी जी के द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर, आपको पता है, रामचरितमानस की यहाँ पे रचना की गई थी। और रामचरितमानस का जो अंतिम पार्ट था वो बताया जाता है इसी तुलसी घाट के ऊपर बैठकर रचा गया था। इसीलिए इन्हीं के नाम के ऊपर तुलसी घाट इसका रखा गया है। ठीक है। अब ये इतना पवित्र हो जाता है कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों की श्रद्धा है एक प्रकार से, तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, टूरिज्म आता है, तो उस चीज को यहाँ पे एक प्रकार से बढ़ाने के लिए इस घाट का यहाँ पे रिस्टोरेशन किया जाएगा, ब्यूटीफाई इसको किया जाएगा। ठीक है। तो इसको ब्यूटीफाई करने के लिए ये वाली चीज है, ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब देखिए युगांडा में क्यों लॉन्च किया, क्योंकि युगांडा के अंदर आपको पता है भारतीय भी रहते हैं। वो होते हैं ओवरसीज भारतीय। जो ओवरसीज फ्रेंड्स हैं ऑफ बीजेपी, देखिए बीजेपी पार्टी के जो फ्रेंड्स है ना, उनके द्वारा ये वाली पहल की शुरुआत की गई है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी युगांडा, राइट। उनके द्वारा ये पहल है टू कंट्रीब्यूट द फर्दर ब्यूटिफाइंग द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आपको पता वाराणसी विश्व की सबसे पुरानी नगरी में से एक बताई जाती है, तो वहीं पर ये घाट हो जाएगा। इसलिए इस घाट को यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा। अब मैंने बताया ना, बीजेपी के जो फ्रेंड है ना युगांडा के अंदर रहने वाले, वो इसको फंडिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा बड़ी अच्छी यहाँ पे लाइन भी बोली गई है। उन्होंने कहा लिविंग इन द लैंड ऑफ द नाइल, यानी कि नाइल नदी का जो देश है दैट इज द युगांडा, उसके अंदर रहते हुए भी देयर कमिटमेंट टू द घाट ऑन द गंगाज रिफ्लेक्ट द कन्फ्लुएंस ऑफ आवर टू कल्चर्स, राइट, एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाराणसीज हेरिटेज अंडरलाइन द कल्चरल रेवल ऑफ इंडिया एंड दिस हैज परफॉर्म्ड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। ये इनके द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हमें पूरा पूरा विश्वास है जो भारतीय या फिर जो इंडियन कम्युनिटी युगांडा में रहती है वो वाराणसी के अंदर विजिट करती रहेंगी। साथ ही साथ उनका जो इफोर्ट है इसको रीडेवलपमेंट करने में वो भी कंटिन्यू बना रहेगा। ये इनके द्वारा बात कही गई थी। इसके साथ साथ देखिए एक शब्द और यहाँ पे चर्चा में रहा है, दैट इज द नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहते हैं इसको। ये वाला मूवमेंट चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 2022 से लेकर 2025 के बीच में युगांडा जो देश है इसका चेयरमैन रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे भारतीयों के द्वारा इसकी यहाँ पे सराहना की गई है और इसको मतलब एक प्रकार से बधाई दी गई है। हम लोग बात करेंगे नाम की कि क्यों इसको शुरुआत की गई थी, बट उससे पहले एक चीज और है यहाँ पे, ये जो मोजाम्बिक कंट्री है उसकी भी यात्रा पर जाने वाले हैं 3 दिवसीय हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। और ये पहले भारतीय होंगे जो किसी भी नहीं, दैट इज दी मोजाम्बिक की जो यात्रा के ऊपर जाने वाले पहले भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहने वाले हैं। ठीक है। और इनके द्वारा यहाँ पे एक कमीशन है उसकी मीटिंग होगी, दैट इज द ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, जो 5वें नंबर की होने वाली है, उसको भी यहाँ पे को चेयर किया जाएगा विद दी मोजाम्बियन फॉरेन मिनिस्टर वेरोनिका मैकामो। ठीक है। मोजाम्बियन की जो फॉरेन मिनिस्टर है वेरोनिका मकामो करके, जो भी इनका नाम देख लेना, इनके साथ में यहाँ पे इस मीटिंग को यहाँ पे चेयर किया जाएगा इनके द्वारा। और भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे यहाँ पे, कुछ मिनिस्टर से मिलेंगे, साथ ही साथ जो असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके उनसे मुलाकात होगी यहाँ पे। और जो हमारे बायोलेटरल रिलेशन है इस कंट्री के साथ में, उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब नाम की अगर हम बात करें, देखिए ये एक इंटरनेशनल फॉर्म है जिसको बनाया गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वार। आपको पता है कोल्ड वार या फिर हम कहें सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आपका विश्व है दो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर डिवाइड हो गया था। एक तो आपके पास था नाटो, दैट इज द एनएटीओ नाटो, जिसको लीड कर रहा था यूएसए। और एक तरफ हमारे पास था वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट को लीड कर रहा था आपका यूएसएसआर। हालांकि आपको पता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में वारसा पैक्ट का कोई खास महत्व नहीं रहता है, राइट।
तो 120 मेंबर कंट्री हो जाएंगी इसकी, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर में से एक है। अब इसको 1961 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था बेलग्रेड के अंदर। बेलग्रेड वर्तमान में आपको पता सर्बिया की राजधानी है, लेकिन उस टाइम पे इट इट वाज द कैपिटल ऑफ यूगोस्लेविया। यूगोस्लेविया बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर बना हुआ था, जैसे यूएसएसआर था उसी प्रकार से यूगोस्लेविया था, और 1991 के दौरान ही इसका भी डिस इंटीग्रेशन हुआ था। इसमें से निकलने वाले देश हैं जैसे कि बोस्निया, बोस्निया भी इसी में से निकला था, और एक स्लोविया, स्लोविया के साथ साथ क्रोएशिया है, क्रोएशिया भी इसी में से निकला था, और एक आपका ये दैट इज द सर्बिया, सर्बिया भी इसी में से निकला, और इसके साथ साथ मैसिडोनिया नॉर्थ मैसिडोनिया। ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूगोस्लेविया के डिसइंटीग्रेशन के बाद उदय हुई थी, और बेलग्रेड वर्तमान में किसकी राजधानी हो जाएगी? सर्बिया की। हालांकि सर्बिया नाम का वर्तमान में मेंबर नहीं है, ये केवल एक ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में शामिल है, ठीक है। तो उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के गम्बेल अब्देल नासिर, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूगोस्लाविया जोसिप ब्रोज टूटो। इनके द्वारा इस गठन की शुरुआत की गई थी मिलकर, क्योंकि देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और या फिर हम कहें जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था, उस दौरान बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी एशिया के अंदर या फिर अफ्रीका के अंदर, उनको लग रहा था भी कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए जिसकी जो मतलब किसी की तरफ न जाए, न तो नाटो की तरफ जाए और न ही वार्सा पैक्ट की तरफ तरफ जाए। हम लोग बीच में रहना चाहते हैं, हम लोग किसी के साथ में नहीं जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की यहाँ पे जरूरत थी, ताकि हम लोग सिक्योर कर सके पीस को, प्रॉस्पेरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी फॉर ऑल कंट्रीज। तो इस उद्देश्य के साथ में हमने फिर स्थापना कर दी नाम की। हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे। अगर मान के चले नाटो के साथ में जाते हैं तो फिर वारसा वालों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, वारसा के साथ जाते हैं तो नाटो के साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बीच में रहने वाले हैं हम लोग, शांति चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं ऑल दी कंट्रीज की। तो इसीलिए नाम का फिर उदय हुआ था, और उसमें हम कह सकते हैं भारत एक अग्रणी देश था जिसने नाम को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब इसकी फंक्शनिंग कुछ इस प्रकार से है कि इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट तो है नहीं, राइट, कोई भी इसका फॉर्मल हायरार्की भी नहीं है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रोटेशनल बेस के ऊपर यहाँ पे किया जाता है। जैसे ही मान के चलिए 3 साल के अंदर इसकी मीटिंग होती है, और 3 साल के लिए एक एक कंट्री इसका सेक्रेटरी के रूप में काम करती है, वहीं पर इसकी मीटिंग्स वगैरह हेल्ड की जाती हैं। और जब 3 साल में मीटिंग होती है तो उसी मीटिंग के दौरान अगला जो मेंबर रहने वाला है, अगला यानी कि चेयरमैन कौन रहेगा, वो डिसाइड यहाँ पे कर लिया जाता है। अब जो भी मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, वो यहाँ पे केवल आम सहमति से ही यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, और उन मुद्दों को या फिर उन डिसीजन को यहाँ पे यूनिवर्सल करने की भी जरूरत नहीं है, बट ओनली रिक्वायर सब्सटेंशियल एग्रीमेंट। बस एक सब्सटेंशियल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, और जो जो भी डिसीजन यहाँ पे लेना होता है ले लिया जाता है, ठीक है। हाँ, हालांकि एक चीज और है, जो कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है, इस इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जो कि यूएन के ही पार्ट है, यूएन के अंदर है, यानी कि यूएनओ के अंदर ही इसके कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये था नाम। और इसके साथ साथ मैंने बता दिया ना, 3 साल के अंदर मीटिंग होगी, 3 साल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर ही अगला जो मेंबर रहने वाला है उसको यहाँ पे चुन लिया जाता है, और सभी कंट्रीज को यहाँ पे इक्वल स्टेटस, इक्वल वेट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें 120 मेंबर कंट्रीज हैं, और आई थिंक इसके अंदर 20 मेंबर कंट्री है ऑब्जर्वर के रूप में। मेंबर कंट्रीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन भी है अंतर्राष्ट्रीय जो इसके ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है। जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना इसका मेंबर नहीं है, बट ऑब्जर्वर का स्टेटस चाइना के पास है। और यूएन की बात करते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन या फिर अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, ओआईसी है। ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसके ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब इसके मेंबर के रूप में हैं। चाइना इसका ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में रहता है। और अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न सहारा और साउथ सुडान को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज, ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज नाम के मेंबर यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। अमेरिकाज में अगर बात करोगे तो मैनी साउथ एंड द सेंट्रल अमेरिकन नेशन आर मेंबर, कुछ साउथ एशियन, साउथ अमेरिकन और कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे अजरबैजान एंड बेलारूस, ये दोनों कंट्रीज भी इसका मेंबर हैं। ये भी किसी के साथ में नहीं गए, उस टाइम पे नाटो के साथ में भी नहीं गए थे, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, वो भी इसके ऑब्जर्वर के रूप में काम करती हैं यहाँ पे, जैसे कि यूएन है, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, कॉमनवेल्थ एंड दी ओआईसी, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब ये बताया जाता है कि यूएन के बाहर अगर आप देखोगे तो विश्व का सबसे बड़ा इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने वाला संगठन है, ठीक है। अब ये वाली कंट्रीज हैं जैसे कि जो आपको ब्लू के अंदर दिखेंगी, जो डार्क ब्लू में आपको नजर आ रही है ना,
ये वाली कंट्रीज नाम की मेंबर रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इसको छोड़ देना, दैट इज दी अफ्रीका के अंदर साउथ सूडान हो जाएगा, जिसकी राजधानी जुबा है, और सहारा, वेस्टर्न सहारा इधर पड़ता है, उसको भी छोड़ देना आप। बाकी जो आपको डार्क में दिखेंगी वे सारी कंट्रीज नाम की मेंबर रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ एक सब्सक्राइब कर लेना, आपका भला होगा। और थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।